नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, जिसमें आज का टॉपिक है, जो आपके हिस्ट्री में टॉपिक है, वो दिया गया गुप्त वंश। तो गुप्त वंश संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा गुप्त वंश पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का लगभग स्वर्ण युग स्टार्ट हो गया था। गुप्त वंश को ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश स्टार्ट होने से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग स्टार्ट हो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने करी थी? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। ध्यान रखना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। और प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान रखना, गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम को जो उपाधि थी वो महाराज धीराज की उपाधि थी। किसकी? पूछ लेगा तुमसे कि महाराज धीराज की उपाधि किसके पास थी? तो महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के पास थी। यदि एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न भी है। और तो ध्यान रखना, प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी, और उपाधि महाराज धीराज की उपाधि किसके पास थी? तो गुप्त वंश के मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के पास थी। आगे बात करें कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन हुए? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के समय हुआ। पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ। किसके? समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ। ध्यान रखना, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। आगे बात करें, समुद्रगुप्त के पास उपाधि किसकी थी? परमा भागवत की उपाधि थी। बहुत पूछे जाते हैं ये उपाधियों से प्रश्न, इसीलिए जो लिख के दिए गए ये पूरे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के पास थी, और परमा भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त के पास थी। ध्यान रखना, और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के समय हुआ था। आगे बात करें, देखो, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता। ये भी याद रखना कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे देखो, राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने राजा रानी के सिक्के चलवाए थे। ध्यान रखना, पूछेगा कि राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए थे गुप्त वंश में? तो राजा रानी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद राजा रानी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन वैसे कहाँ का शासक था? तो वो ईरान का शासक था। ध्यान रखना, नेपोलियन कहाँ का था? तो वो ईरान का था। लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 21 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को? 21 राजाओं को हराया था। ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उन्होंने 21 राजाओं को हराया था। और भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ध्यान रखना ये भी बात, विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 21 राजाओं को हराया था। और किसने कही थी ये बात? तो विंसेंट स्मिथ ने कही थी। आगे सुनो, समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था। तो उसको बजाने का बहुत शौक था। क्या था? उसको बजाने का बहुत शौक था। तो समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था। क्या था? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, वह बीड़ा बजाता था। और जो उसने सिक्के जारी करवाए थे उन पर कहीं कहीं समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिया। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया कि समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो बीड़ा वादक था। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिया सिक्कों पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिसेन। तो हरिसेन थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। किसके लेखक? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। जो किसके दरबार में रहते थे?
तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ये पूरे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न है। वैसे तो अभी मैं कंटेंट ढूंढने के लिए लग जाऊंगा तो ओनली चंद्रगुप्त मौर्य में आपको आध घंटे पढ़ा पाऊंगा मैं। चंद्रगुप्त प्रथम पे ही मैं आध घंटे बात करूंगा ओनली। लेकिन मैं सिर्फ आपको समय को ध्यान में रखते हुए आपके पेपर की दृष्टि से, जिस कंडीशन से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई पेपर रहेगा, समझ रहे, तो सिर्फ इंपोर्टेंट पूछे जाते, तो मैंने सिर्फ वो ही लिखे जो पेपर में बार बार आते, सिर्फ ध्यान रखना। तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे, किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। एरन अभिलेख की बात करें, एरन अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट, एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम उल्लेख पूछ ले। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से, एरन अभिलेख से। किसने जारी करवाया था, तो भानुगुप्त ने जारी करवाया था। किसने, भानुगुप्त ने। ध्यान रखना, सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है, भानुगुप्त ने जारी करवाया था। उसकी भाषा कौन सी थी, तो भाषा पर संस्कृत का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। पूछेगा कविराज की उपाधि किसके पास थी, तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त के पास थी। और एक उपाधि और थी, मैं जो आपको बताई, परमा भागवत। परमा भागवत और कविराज किसको कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। नेपोलियन किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। आगे देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते थे। पूछ लेगा विक्रमादित्य किसे कहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते थे। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते थे। इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। कौन, नवरत्न। ध्यान रखना, जो इनके दरबार में जो नवरत्न थे या नवरत्न थे, ठीक है, ये एक तो अकबर के दरबार में रहते थे और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। दो ही लोग ऐसे थे जिनके दरबार में नवरत्न या नवरत्न रहते थे। ध्यान रखना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। अब तुमसे कभी कभी पूछ ले कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, बताओ, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे और अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। देखो, तुमसे पूछे अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे, या फिर शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं, या शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज क्या थे, तो ये 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे, 8 तेलुगु कवि थे। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ध्यान रखना, नवरत्न में से कुछ इंपोर्टेंट थे, जैसे कि कालिदास भी शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, उनमें कालिदास शामिल थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। ध्यान रखना, कालिदास, बरायमेहर और धनवंतरी। धनवंतरी कौन थे, तो एक ये चिकित्सक थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। धनवंतरी कौन थे, तो एक ये चिकित्सक थे। तो ये कुछ इनके दरबार के नवरत्न है जो हाईलाइटेड है। ध्यान रखना, कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बरायमेहर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और धनवंतरी जो कि एक चिकित्सक थे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। या फिर विक्रमादित्य भी लिखा मिल सकता, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते थे। ध्यान रखना। और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते हैं। आगे बात करते हैं आगे तुमसे पूछ ले कि आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट और बादशाहन ये भी चंद्रगुप्त, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके, आर्यभट्ट, बादशाहन। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया। किसने, सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया। ध्यान रखना, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। जीरो और पाई की खोज करी, जीरो की खोज और पाई की खोज किसने करी, आर्यभट्ट ने करी। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बादशाहन, जिनकी पुस्तक है कामसूत्र, बादशाहन की पुस्तक कौन सी है, कामसूत्र। ये भी किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। ध्यान रखना, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय
भारत आया। और चीनी यात्री फायान ने मध्य प्रदेश को पंडितों का देश कहा, ब्राह्मणों का देश कहा। क्या कहा? पंडितों का देश या ब्राह्मणों का देश कहा मध्य प्रदेश को, ध्यान रखना। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। आगे बात करें, सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में पता लगता है। पूछ लेगा कि ग्रामदान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ग्रामदान के बारे में जानकारी सांची के स्तंभ लेख से मिलती है। कहाँ से? सांची के स्तंभ लेख से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त ने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी, ध्यान रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त ने करी थी। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। पूछ लेगा कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था गिरनार पर्वत पर, ध्यान रखना। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना जाता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गुप्त काल में कौन सी प्रथा चलती थी? तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, ध्यान रखना। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और डीपली पूछ ले तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में टोटल कितनी है? तो 29 गुफाएं हैं, ध्यान रखना। कितनी? 29 गुफाएं हैं। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो दशावतार मंदिर ये भी एक गुप्त वंश का मंदिर है। देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता, ध्यान रखना। देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें, मंदिरों की कला, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ है। जो मंदिर बनाने की कला थी, इसका जन्म कहाँ से हुआ? गुप्त काल से हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कलहड़ की है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है, ध्यान रखना। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। और इसमें कितने तरंग हैं? क्योंकि राजतरंगिणी कहा गया ना, तो इसमें 8 तरंग है, ध्यान रखना। कितने तरंग है? 8 अध्याय हैं इसमें, ऐसा मान के चलना। तो इसमें कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसमें कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं, ठीक है। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे, ध्यान रखना। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ये गुप्त वंश से इतने % इंपोर्टेंट बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको कवर करा दिए, ध्यान रखना। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त नहीं लगा देना, श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।